जय भीम, मैं चेतना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। देश की राजधानी दिल्ली में भी दलित लड़की और उसके परिवार से अत्याचार, न्याय के लिए बैठे जंतर मंतर पर। महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं अखंड महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं। क्या विदर्भ राज्य को भूल गए हैं मुख्यमंत्री? जनता ने उठाए सवाल। और विदर्भ के भंडारा में किसान लोडशेडिंग से परेशान। अब खबरें विस्तार से। दलितों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां एक और गुजरात में दलित लड़कों की मारपीट के बाद अब दिल्ली में दलित परिवार पर अत्याचार किया गया है, जहां दलित परिवार ने न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के नंदनगरी में रहने वाले इस दलित परिवार के साथ जावेद नाम के शख्स ने मारपीट की। मारपीट की वजह ये थी कि इस दलित परिवार की लड़की अपने ऑफिस से घर जा रही थी। रास्ते में ही जावेद नाम के शख्स ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ छेड़छाड़ की। इसका विरोध करने पर जावेद ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में लड़की के साथ साथ उसके पिता और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने आए लड़की के भाई के दोस्त को भी जावेद और उसके साथियों ने घायल कर दिया। संडे का दिन था, 10 तारीख की बात है। 7:30 अराउंड हुए होंगे शायद उस टाइम पर। मैं ऑफिस से घर के लिए रिटर्न हो रही थी, पहुंची गई थी, पिछली गली में ही थी अपने। तभी एक जावेद नाम के लड़के ने मेरा हाथ पकड़ के एक रेस्टोरेंट के अंदर खींचा था। मैं चिल्लाई भी थी, किसी ने सुना नहीं था उस टाइम पर। वो खींच के मुझे अंदर ले गया, बदतमीजी की, छेड़छाड़ भी की उसने। सडनली उसके पास एक कॉल आया था। कॉल आने के बाद वो बाहर आया, मैं भी तुरंत ही बाहर आ गई थी। जैसे उसने मेरे को छोड़ा, मैं बाहर आ गई थी। देखा था मेरे भाई थे, मेरे पापा बाहर खड़े हुए थे। उसके बाद इन लोगों में मतलब आपस में बातचीत हुई, झगड़ा भी हुआ। उसने फिर मेरा भी हाथ काट दिया। मेरे को हाथ काटने के बाद मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मेरे को तो बेहोश हो गई थी, मेरे को इतना नहीं पता उसके बारे में। FIR में कोई 307-34 का मुकदमा दर्ज किया था। बेटे के दांत टूटे, कोई उस नहीं है, ऐसी एक्ट कोई नहीं लगाया उसमें। जो लड़की के स्टेटमेंट है वो उस टाइम नहीं थी उसमें। स्टेटमेंट भी काफ़ी लेट ले गई है। जो स्टेटमेंट है, छेड़खानी जो करी उसके हिसाब से उसका मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। दलित परिवार पर किए गए हमले पर अब तक दिल्ली पुलिस ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। न ही हमले में शामिल आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इसलिए ये दलित परिवार जंतर मंतर मैदान पर न्याय के लिए धरना आंदोलन पर बैठा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस देश में दलितों को न्याय के लिए भी आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है। पीछे गली में लोग आते हैं, वो कहते हैं कि साले अभी मेरा चाचा जमानत पाएगा, 4 लोग काटे, अभी 4 लोग हम और काटेंगे। हम तो अपना बचाव के लिए चुपचाप रहते हैं कि झगड़ा ना हो। वो रोज शाम को आते हैं, रोज झगड़ा करते हैं, वहाँ आके गाली गुप्तार करते हैं। क्या मेरा चाचा का जब 15 दिन में जमानत हो जाएगी, आएगा तो मैं 4 चमारों को साले फिर काटेगा। तुम जाओगे 4 दिन की चांद फिर देर रात है, तुम कहाँ रहना तो मैं ही, हम काटेंगे फिर। बहरहाल अब दिल्ली में भी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है, जिसे देखते हुए अब साफ हो गया है कि दलितों पर अत्याचार दिन ब दिन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। जिसे रोका ना गया तो आने वाले दिनों में ऐसा न हो कि इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल निर्माण हो जाए, जिसके पीछे का मुख्य कारण दलित अत्याचार होगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने मानसून सत्र के दौरान विधान भवन में अखंड महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं ऐसा कहकर विदर्भ में नया भूचाल खड़ा कर दिया है। जहां कुछ वर्षों पहले देवेंद्र फडणवीस विदर्भ राज्य की मांग कर रहे थे, वो अचानक सत्ता पर काबिज होने के बाद उनके सुर बदल गए हैं। ऐसे में विदर्भवादी किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं, ये सवाल खड़ा हुआ है। की एखाद्या राज्याची निर्मिती करणं हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे, तर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नाही आहे। आणि सुरेश प्रभू साहेब, मी अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, लक्षात ठेवा। अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे मी, अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, लक्षात ठेवा। अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे मी, अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, लक्षात ठेवा। अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे। मी अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, लक्षात ठेवा। अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे। सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता है। इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में इन दिनों देखा जा सकता है, जहां कभी विदर्भ राज्य के लिए आंदोलन करने वाले देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री बनने पर अखंड महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। की एखाद्या राज्याची निर्मिती करणं हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे, तर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नाही आहे। आणि सुरेश प्रभू साहेब, मी अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, लक्षात ठेवा। अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे मी, अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, लक्षात ठेवा। अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे मी, अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, लक्षात ठेवा। अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अखंड महाराष्ट्र के लिए दिया गया ये बयान काफी सोचने वाला है। मुख्यमंत्री कुछ वर्षों पहले तक विदर्भ राज्य के लिए जान तक देने को तैयार थे, वो अचानक इस कदर सत्ता मिलने के बाद बदल जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जहां कुछ वर्षों पहले तक विदर्भ राज्य के लिए देवेंद्र फडणवीस की क्या सोच थी, इस वीडियो से हमें पता चलता है। पृथक विदर्भ राज्य बनाने को मान्यता दी है और कंसिस्टेंटली भारतीय जनता पार्टी की भूमिका तेलंगाना और विदर्भ ये दो राज्य बने इसके साथ रही है। इसलिए तेलंगाना जब बन रहा है तो साथ में विदर्भ भी बनना चाहिए, ये बात भी हमने हमारे नेताओं के सामने रखी। मी अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, लक्षात ठेवा। अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे। आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है जब राजनीति में सत्ता हाथ लग जाए तो कुछ याद नहीं आता। ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ, जो शायद विदर्भ राज्य को भूल गए हैं और अब अखंड महाराष्ट्र में ही रहकर राज करना चाहते हैं। की एखाद्या राज्याची निर्मिती करणं हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे, तर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नाही आहे। आणि सुरेश प्रभू साहेब, मी अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, लक्षात ठेवा। अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे मी, अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, लक्षात ठेवा। अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे मी, अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे, लक्षात ठेवा। अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र वाले बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों से और आम जनता से इस विषय पर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद चाहिए या विदर्भ का, जहां इस विषय पर विदर्भ की जनता ने मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। काय की काँग्रेस म्हणून ज्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये जे सुरू केलेलं आहे तर ते स्वयंघोषित आहे। त्याला हायकमांड ज्याला आपण म्हणतो दिल्लीचं, त्यांचं समर्थन नाही आहे। कारण की त्यांच्यासमोर जर कुठला प्रस्ताव आहे तर तो काही संयुक्त महाराष्ट्राचा नाही आहे। त्यांच्यासमोर आज जो प्रश्न आहे तो विदर्भ राज्य बनवण्याच्या संबंधी आम्हा लोकांचा प्रस्ताव आहे। आणि दुसरी गोष्ट अशी की ज्यामुळे हा वाद होऊन राहिलेला आहे, तर आज संयुक्त महाराष्ट्र कायम राहायला पाहिजे ही मागणी कशी काय हीच अप्रस्तुत आहे। तर आपण महाराष्ट्रामध्ये आहे सगळे,
म्हणजे विदर्भासकट जो हा आपला 34-36 जिल्ह्यांचा जो महाराष्ट्र आहे 11.5-12 कोटीचा तो महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि आज कोणता मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये म्हणून हे नसती उठावठेव करून राहिलेले आहेत. नाही, या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री सपशेल सभागृहात खोटं बोललेले आहेत. त्यांच्या पक्षाची भूमिका तर स्पष्टपणे विदर्भाच्या बाजूने आहे. हे 2014च्या निवडणुकीने या ठिकाणी दाखवून दिलेलं आहे. आणि एक देवेंद्र फडणवीसांबद्दल आमच्या मनात जे होतं की एक चांगला माणूस, उत्कृष्ट वक्ता, सुस्वभावी आणि बोले तसा चाले असं जे, परंतु आज ते चित्र जाणवलं नाही. कारण जे काही हे बोललेत आतापर्यंत, मला आठवतं की जेव्हा हे भाषणाचा शेवट करायचे कुठंही तर जय विदर्भ म्हणायचे, पण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन हे नागपुरात आलेत आणि त्यांच्या घरासमोर जेव्हा स्वागत झालं तर नेमकं ते शेवटी भाषणाच्या शेवटी जय विदर्भ बोलणंच ते विसरलेत. यावरून बदल माणसामध्ये कसा होतो हे दिसतं. आमच्यामध्ये तसं झालं नाही. विलास भाऊ हे केंद्रीय मंत्री असतानासुद्धा जय विदर्भ म्हणायचे. मी मंत्री असताना मी जय विदर्भ बोलायचो. सतीश बाबूसुद्धा जय विदर्भ म्हणायचे. आजही बोलतो. नाही, सर्वप्रथम तो आमचे जे काँग्रेसचे पुढारी सेल्फ अपॉइंटेड आणि सेल्फ डेझिग्नेटेड और सेल्फ स्पोक्समॅन स्वतः होऊन जे आता विदर्भाबद्दल विरोधी भूमिका घेतात आणि अखंड महाराष्ट्राचा प्रस्ताव आणण्यासाठी ज्या पक्षांशी आम्ही आमचे वैचारिक मतभेद आहेत त्यांच्यासोबत बसून आणि विदर्भाच्या विरोधात भूमिका घेण्यामध्ये जे लोक पुढाकार घेतात, आता ते माजी मुख्यमंत्री असो, राणेसाहेब असो, पृथ्वीराज चव्हाण असो, या विरोधी पक्ष नेता विखे पाटील साहेब असो, काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे मेंबर मुत्तमर साहेब इथे बसले आहे. काँग्रेस पक्षाने प्रणब मुखर्जी कमिटी बसवली होती आणि विदर्भाबद्दल अजूनपर्यंत वर्किंग कमिटीमध्ये जेव्हा आम्ही तेलंगणा राज्य केला, जेव्हा आम्ही 3 राज्य BJPने केले तेव्हा काँग्रेसने त्याला पाठिंबा दिला, तेलंगणाला BJPने पाठिंबा दिला. लहान राज्य करण्याची भूमिका ही काँग्रेस पक्षाने स्वीकारली आणि लहान राज्य देणार पण विदर्भ देणार नाही अशी भूमिका आजपर्यंत काँग्रेस पक्षाची वर्किंग कमिटीने स्वीकारली नाही. विदर्भाबद्दल विरोधी भूमिका घेण्याच्या कोणालाही मॅन्डेट दिला नाही आहे. म्हणून आमचे मॅनिफेस्टोमध्ये नव्हता, परंतु विदर्भाचे आम्ही आमदार, खासदार, आमची भूमिका विधानसभेमध्ये, लोकसभेमध्ये 99मध्ये आमचे डॉक्टर नितीन राऊत साहेबांनी प्रस्ताव प्रायव्हेट बिल आणला विदर्भाच्या. मी त्याच्या ओपनिंग बॅट्समॅन होतो. एक प्रदीर्घ भाषण आम्ही विधानसभेच्या रेकॉर्डवर आहे सेपरेट विदर्भासाठी केला. तर आम्ही आमदार, खासदार, आम्हाला पक्षांनी केव्हाही शोकॉज नोटीस नाही दिला, तुम्ही का विदर्भाबद्दल विधानसभेमध्ये बोलतात, आणि पक्षांनी सांगितलं की आम्ही योग्य वेळी भूमिका घेऊ. जो मुख्यमंत्री कहा है कि अखंड महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहना चाहिए, विदर्भ का नहीं, मगर मुझे एक ही कहना है, बाकी और कुछ 2 शब्द ज़्यादा नहीं बोल सकता. यहाँ नहीं मिलती घोड़ों को घास और वहाँ खा रहे गधे च्यवनप्राश. क्या चाहते कि जो चुनाव के समय इसलिए चाहता हूँ कि अभी सारे विदर्भ से पूरा अलग कर दिया है. सारी चीज़ें जो है खानदेश, मराठवाड़ा यहीं पे जा रहा है. विदर्भ का विकास नहीं हो रहा है. ख़ास तौर पे चंद्रपुर देखा तो 20 साल से अपना खासदार है, आमदार है. अभी तो सुधीर भाऊ मुनगंटीवार है. अभी देख चुके हैं कि 2 महीने में कैसे रास्ते की हालत हो चुकी है. ड्रेनेज का भी हमने विषय लिया था, वो भी क्या हालत हो रही है वो भी देख चुके हैं. बस यही चाहते हैं कि विदर्भ अलग होना चाहिए ताकि हिसाब से उसको बेनिफिट मिले. कोल्हापुर शहर में पिछले कुछ दिनों से शहर के परिसीमन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रस्ताव के विरोध में विरोधी क्रांति समिति की ओर से लगातार विरोध जारी है. 18 ग्रामवासियों ने निषेध करते हुए रास्ता रोको आंदोलन किया. राज्य स्तर पर कोल्हापुर शहर के परिसीमन को बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले कुछ समय से कई कोशिशें की जा रही है, लेकिन कोल्हापुर के 18 से ज्यादा ग्रामवासी इसके विरोध में हैं. शासन द्वारा किसी भी समय परिसीमन को बढ़ाने का आदेश दिया जाएगा, इस डर से लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन कर अपना विरोध दर्शाया. साथ ही बंद करते हुए परिसीमन को बढ़ाए जाने का विरोध भी किया. जिले में जिला परिषद, नगर परिषद के कर्मचारियों की तरह ही ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को भी वेतन श्रेणी और पेंशन लागू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी यूनियन ने भव्य धरना आंदोलन किया.
महाराष्ट्र शासन ने जिला परिषद, नगर परिषद और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को अपनी अपनी श्रेणी में काम दिए हैं, लेकिन जिला परिषद और नगर परिषद के कर्मचारियों को वेतन श्रेणी और पेंशन दी जाती है, लेकिन ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को नाममात्र भत्ता दिया जाता है, जबकि ग्राम पंचायत के कर्मचारी भी उसी स्तर पर काम करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर भव्य आंदोलन किया। पंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि पंचायत समिती प्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन भेटलं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। कारण स्थानिक स्वराज्य संस्था 3 आहे, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद। परंतु जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी मिळते आहे, परंतु ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी मिळत नाही। त्यांना किमान वेतन दिल्या जाते, ती किमान वेतन म्हणजे थोडे स्वरूपात असते, त्याच्यात त्यांचं तो उदरनिर्वाह, शिक्षण आणि मुलांचं शिक्षण पाणी आणि मुलींचं लग्न सुद्धा करू शकत नाही। सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते त्यांना ग्रॅज्युटी वगैरे मिळायला पाहिजे, पण ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटी मिळत नाही, त्यांना उपदान सुद्धा मिळत नाही। शासनाने अशा अटी घातल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येते आणि जो राहणीमान भत्ता आणि किमान वेतन आहे ते सुद्धा व्यवस्थित दिलं जात नाही, त्याची सुद्धा अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने केल्या जात नाही। त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे। म्हणून आमची एक मागणी आहे की वेतन श्रेणी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याला दिली पाहिजे। त्या अनुषंगाने आम्ही धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम आज आयोजित केलेला आहे। माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना निवेदन आज देणार आहोत। नगर परिषद कर्मचाऱ्याप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करावी, कारण नगर परिषदमध्ये जे कर्मचारी काम करतात त्याच पद्धतीचे कामकाज ग्रामपंचायतमध्ये चालते आणि ग्रामपंचायतचे कर्मचारी करीत आहे। नगर परिषद कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू आहे, पेन्शन लागू आहे, परंतु ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची वेतन श्रेणी किंवा पेन्शन लागू नाही आहे। किमान वेतन मिळत आहे, शासनाकडून 75, 50 आणि 100% अनुदान मिळत आहे, परंतु हेही ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही। जिल्हा परिषदकडून पंचायत समितीला जाते, पंचायत समितीकडून ग्रामपंचायतला जाते, पण ग्रामपंचायतकडून ग्रामपंचायतच्या पदरी न पडल्यामुळे त्यांची निराशा होत आहे आणि त्यांच्या मुलाबाळावर उपासमारीची पाळी येत आहे। तेव्हा मी शासनाला विनंती करतो की नगर परिषदप्रमाणे वेतन श्रेणी मिळावी व पेंशन योजना लागू करावी। लोड शेडिंग के विरोध में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। भंडारा जिले के साकोली में इन दिनों बिजली विभाग के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया, जहां आए दिन हो रही लोड शेडिंग से किसान तो परेशान हैं, साथ ही किसानों की खेती बाड़ी का भी बुरा हाल है। और यही वजह है कि भंडारा जिले के किसानों ने लोड शेडिंग के कारण अब यलगार पुकार दिया है, जिसके लिए साकोली के किसानों ने प्रदर्शन किया। विदर्भ के भंडारा जिले के साकोली से यहाँ के किसानों ने बिजली विभाग से तंग आकर लोड शेडिंग के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह किसान एक साथ आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके साकोली क्षेत्र में 16-16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। यही नहीं, पहले बेमौसम बारिश की मार और फिर ऊपर से खेती का नुकसान, फिर आए दिन बढ़ने वाली लोड शेडिंग के कारण साकोली के किसानों का दिवाला निकल गया, जिसके कारण अब खेतों में कृषि पंप काम नहीं कर रहे। आइए देखते हैं क्या कहना है यहाँ के किसानों का। माझे नाव जनार्दन वामन कापगते, राहणार वडेगाव, तालुका साकोली, जिल्हा भंडारा। माझ्याकडे 5 एकर शेती आहे। ह्या भार नियमामुळे माझी 2 एकर शेती रोवून झाली आहे आणि उर्वरित 3 एकरपर्यंत तसेच्या तशी आहे। जवळजवळ 2 फूट ते 1.5 फूटपर्यंत त्यांची उंची वाढलेली आहे आणि आमच्या इकडं रात्रीला 8 आणि दिवसाला 8 असे 16 घंटे लोड शेडिंग असल्यामुळे आमचे रोवणे अजून बाकी आहे। तरी पण लोड शेडिंग ही बंद करावी। मी अविनाश ब्राह्मणकर, आपल्या साकोली तालुक्याच्या शेवटचं गाव आहे सालेबर्डी म्हणून, आणि या गावचा रहिवासी आहे। माझी तिथे जमीन आहे, पण सध्या आमच्या साकोली तालुक्यात किंवा उर्वरित आजूबाजूच्या 2-3 तालुक्यामध्ये सध्या स्थिती अशी आहे की शेतकऱ्यांनी रोवणे केलेले आहेत, काही लोकांचे अजूनही रोवणे व्हायला आहेत। याचं कारण असं आहे की वरतून पाऊस पडत नाही आहे आणि या रोवण्याच्या वेळी भरपूर पाण्याची गरज असते धानाच्या शेतीला, पाऊस पाहिजे तसा पडत नाही आहे। आणि दुसऱ्या बाजूला जे लोक पंपधारक आहेत आणि इलेक्ट्रिसिटीवरती अवलंबून आहेत, तर इलेक्ट्रिसिटीमध्ये ॲबनॉर्मली जास्त भारनियमन असल्यामुळे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटकडनं मदत घेऊन किंवा सहकार्य घेऊन आपली शेती जे लोक करायचे ते लोक आजच्या तारखेला शेती करू शकत नाही, कारण त्यांचे आज ऑगस्ट महिना सुरू झाला तरी अजूनपर्यंत त्यांचे रोवणे झालेले नाही आहेत आणि ज्या लोकांचे रोवणे झाले त्यांच्या शेतामध्ये पाणी नाही आहे। अशा स्थितीमध्ये शेतकरी अडकलेला आहे आणि अशा स्थितीमध्ये ज्यावेळी सरकारकडनं आपण अपेक्षा ठेवतो की ज्या सरकारने
प्रचाराच्या वेळी किंवा मागच्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने सांगितलं की ही सरकार शेतकऱ्यांच्या बरोबर राहील, त्यांना नेहमी सहकार्य। साकोली के किसानों की बात आपने सुन ली, जिनका साफ कहना है कि लोड शेडिंग के कारण वो काफी परेशान है, जिसके लिए आंदोलन किसानों ने शुरू कर दिया है। लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे को अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की प्रमुख योजना को जल्द ही अन्नाभाऊ साठे का नाम दिए जाने की घोषणा भी की जाएगी। मातंग और वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए साहित्यकार अन्नाभाऊ साठे ने कई कार्य किए। अपनी कलम की ताकत और अपने वाणी के प्रहार से समाज में क्रांति का सूर्योदय किया। ऐसे महापुरुष को अभिवादन करने राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस मुंबई महानगर पालिका द्वारा अन्नाभाऊ साठे की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि ऐसे महापुरुष को अभिवादन करने पिछले 10 सालों से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया। हम ऐसे महापुरुषों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने समाज प्रबोधन का कार्य किया। मनामध्ये आणि रक्तामध्ये क्रांतीचं स्फुल्लिंग ज्यांनी चेतवलं, ज्यांच्या शब्दामध्ये आग होती, ज्यांच्या वाणीमध्ये आग होती, असे आपल्या सगळ्यांचे आराध्य दैवत असलेले लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना मी या ठिकाणी अभिवादन करतो आणि मानाचा मुजरा देतो। आज या जयंतीच्या कार्यक्रमामध्ये या ठिकाणी मंचावर उपस्थित मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी माननीय महादेव जानकरजी, दिलीप कांबळेजी, सन्माननीय आमदार भाई गिरकरजी, आशिष शेलारजी, या ठिकाणी प्रामुख्याने उपस्थित बाबासाहेब गोखलेजी, अमित गोखलेजी, पवारजी, त्याचप्रमाणे महादेव शिगवण, अनिलजी ठाकूर, राजेश्रीताई पलांडे, विक्रमजी गायकवाड, श्री शंकर कांबळे, वसंत सुंदर, सर्वच या ठिकाणी, कोणाचं नाव राहून गेलं असेल तर वाईट वाटून घेऊ नये, सर्वच या ठिकाणी उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व माझ्या माता भगिनी आणि बंधूंनो, आज या ठिकाणी ज्यावेळी मी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना अभिवादन करण्याकरता आलो, त्यावेळी मला हे ऐकून आश्चर्य वाटलं की 10 वर्षांमध्ये कधीही महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री या ठिकाणी आला नाही। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नाभाऊ साठे जैसे महापुरुषों के कार्यों को जीवित रखने के लिए महाराष्ट्र की प्रमुख योजना को लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे का नाम दिया जाएगा। तर वंचित समाजाला ज्याप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्याय दिला, त्याचप्रमाणे त्याच वंचित समाजाचा आवाज म्हणून ज्या व्यक्तीने खऱ्या अर्थानं काम केलं आणि सामान्यामधलं स्फुल्लिंग जागृत केलं, त्या महामानव असलेल्या आमच्या अण्णाभाऊ साठेंच्या स्मृतींना उजाळा देण्याकरता यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना का वेळ मिळाला नाही, मला याचं आश्चर्य वाटतं। पण ज्या क्षणी मला हे निमंत्रण प्राप्त झालं, मी सांगितलं विधानसभेचं अधिवेशन असलं तरी देखील या ठिकाणी मी जाईल, कारण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे या महाराष्ट्राचं आणि या भारताचं भूषण, ज्या माणसाने फकीराच्या माध्यमातून केवळ साहित्य क्षेत्रामध्ये नाही तर सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये क्रांती केली, त्या अण्णाभाऊ साठेंना या ठिकाणी मानवंदना देण्याची मला संधी प्राप्त झाली। खरोखर मला त्याबद्दल धन्यता वाटते। बंधू भगिनींनो, खरं म्हणजे अनेक मागण्या या ठिकाणी माझ्यासमोर ठेवण्यात आल्या। मी जुलै महिन्यामध्ये लहुजी वस्ताद 6व्या आयोगाची एक बैठक घेतली। अनेक वर्षांपासून या आयोगाचा अहवाल आपल्याकडे आला होता, पण दुर्दैवाने त्या अहवालावर कुठलीही कारवाई झाली नव्हती। मी सांगितलं आता अहवालावर चर्चा करण्याकरता ही बैठक बोलवली जाणार नाही, तर अहवालातल्या शिफारसींवर कृती करण्याकरता बैठक आपल्याला बोलवायची आहे।
साहित्यकार लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे इनकी 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में बीड़ जिले के मांजलगांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महापुरुषों के छायाचित्र को पुष्प अर्पित करके अभिवादन किया गया। साथ ही आंबेडकर मिशन नांदेड़ के प्रमुख डॉक्टर दीपक कदम इनका सामाजिक संगठन ने स्वागत किया। लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे का नाम एक साहित्यिक और प्रबोधनकार के रूप में लिया जाता है। उनकी 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में आंबेडकर मिशन के प्रमुख माननीय दीपक कदम का जाहिर सत्कार किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों के छायाचित्र को अभिवादन कर की गई। अन्नाभाऊ साठे के प्रबोधनात्मक कार्यों को याद कर उनके कार्यों का व्याख्यान किया गया। इस दौरान सभी सामाजिक संगठनाएं और प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रजासत्ताक भारत के दैनिक शिल्पकार के मुख्य संपादक तथा फुले शाहू आंबेडकर आंदोलन के भाष्यकार सुरेश गायकवाड़ इनके जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी देखी गई। प्राध्यापक देवीदास मनोहरे इनकी अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सुरेश गायकवाड़ को शुभेच्छा देते हुए उनके कार्यों के बारे में बताया गया। एडवोकेट तात्या साहेब कांबळे, एडवोकेट वाल्मीकि तात्या निकाळजे, प्राध्यापक M.R. कांबळे अतिथि के रूप में मौजूद थे। 40 दशक से भी ज्यादा गायकवाड़ ने आंबेडकरी आंदोलन में योगदान दिया। वहीं आने वाली पीढ़ी ने उनका आदर्श रखकर कार्य करना चाहिए, ऐसी बात भी कही गई। किया है और बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेस बाबा साहब अम्बेडकर की ऐतिहासिक देन है और उसके साथ छेड़खानी करना बहुत ही निंदनीय है। अम्बेडकरी संगठन बनाने के लिए हम एक नवनिर्माण करने जा रहे हैं। फिर से हम कार्यकर्ताओं की एक बड़े पैमाने पर स्टेट लेवल पर मीटिंग ले रहे हैं और ये जो हमारे पार्टी के प्रमुख हैं जिनका पॉलिटिकल फेल्यूर है वो कार्यकर्ताओं के बीच में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अच्छा। और एक नया अल्टरनेटिव महाराष्ट्र में देशवासियों के लिए हमारी यही विनंती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पर एक नया राजनीतिक पर्याय निर्माण करें और उसके साथ खड़े रहे, डट के खड़े रहे और वोट करते समय हम अम्बेडकर विरोधी विचारधारा के जो पार्टीज हैं वो पार्टी को वोट न करें। जालना जिले के भोकरदन में साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे की 96वीं जयंती पर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति की ओर से बड़े ही उत्साह के साथ जयंती मनाई गई। लोकशाहीर साठे को अभिवादन किया गया। अपने साहित्य और प्रबोधन के माध्यम से समाज में जन जागृति लाने का काम साहित्यकार अन्नाभाऊ साठे ने किया। साथ ही साथ गरीब और पिछड़े जाति की समस्याओं को भी प्रबोधन और कहानियों के माध्यम से दर्शाया। अन्नाभाऊ साठे के 96वीं जयंती पर उन्हें अभिवादन करते हुए उनके कार्यों को याद किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज या महामानवास विनम्र अभिवादन करतो। आज भोकरदन येथे साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांची 96वी जयंती करताना समाजामध्ये अतिशय उत्साहाचे वातावरण असून भोकरदन येथील मातंग समाज हा क्षुल्लक कारणावरून गुरफटलेला होता व आपसामध्ये मतभेद चालू होते। परंतु यावर्षी असे झाले की भोकरदन येथील मातंग समाज आपसातील मतभेद पूर्ण विसरून पूर्ण एकोपाने एकसंघ होऊन जयंतीचा कार्यक्रम आखत आहे। त्यामुळे भोकरदन येथे अतिशय उल्हासित वातावरण असल्यामुळे यावर्षी दिनांक 6/8/2016 रोजी होणारी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती अतिशय उत्साहित वातावरणामध्ये होत असून या जयंतीनिमित्त मी तमाम भोकरदन तालुका व जाफराबाद तालुक्यामधील समाज बांधवांना जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित अन्नाभाऊ साठे के छायाचित्र को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या 96वी जयंतीनिमित्त उपस्थित ज्येष्ठ नेते कामकर दादा, नगराध्यक्ष नगरसेवक मुकेश भाऊ चिने, विक्रमरावजी गायकवाड, आमचे मित्र आणि खांद्याला खांदा लावून या जयंती उत्सवामध्ये सहभाग घेतला असे रुद्रीचे सरपंच राजूजी निकालजे आणि उपस्थित सर्व या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले समाज बांधव आणि विविध पक्षाचे पदाधिकारी
आज 96 जयंती साजरी करत असताना अण्णाभाऊ साठे जयंती उत्सव समितीचा अध्यक्ष या नात्यानं सर्वप्रथम भोकरदन शहरामध्ये आज अण्णाभाऊ साठे यांची सर्व समाजाच्या वतीनं एकत्र जयंती साजरी केल्या जाते याचा फार मोठा अभिमान या ठिकाणी आम्हाला समाज बांधवांना झाला. ज्या पद्धतीनं अण्णाभाऊ साठेनं एक एक शब्द एकत्र करून शब्द तयार केला, एक एक अक्षराची जुळवाजुळव करून शब्द तयार केला, अशाच पद्धतीचं त्यांचं स्वप्न होतं की एक एक माणूस तयार करून संघटन तयार करा. अशा पद्धतीनं भोकरदन शहरामध्ये पहिल्या प्रथम आणि सर्वप्रथम सर्व समाज एकत्र आला आणि या जयंतीचं निमित्त साधून येत्या 6 ऑगस्टला महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय खासदार रावसाहेब पाटील दानवे, आमदार संतोषभाऊ दानवे, माजी आमदार चंद्रकांतजी दानवे आणि समाजाचे ज्येष्ठ नेते अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे माजी चेअरमन आदरणीय गोखले साहेब हे सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे. त्या निमित्तानं एक भव्य अशी मिरवणूक आणि सभेचं आयोजन या ठिकाणी येत्या 6 तारखेला केलं आहे. त्या कार्यक्रमासाठी सर्व समाज बांधवांनी भोकरदन जाफराबाद तालुक्यातील मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं ही उत्सव समितीचा अध्यक्ष या नात्यानं सर्वांना विनंती करतो आणि परत एकदा अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त सर्व समाज बांधवांना आणि माता भगिनींना जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि अण्णाभाऊ साठे यांना अभिवादन करतो. सर्वप्रथम अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने सर्व समाज बांधव एक आले आणि एक राहणं ही काळाची गरज आहे. जयंती पुरतंच एक न राहता समाजाच्या विविध मागण्या, विकास, सामाजिक, आर्थिक सगळ्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन संघटित येऊन संघर्ष करत राहणं ही अत्यंत काळाची गरज आहे. तर या जयंतीनिमित्त जसे सर्व एकत्र आले हा सर्वात जास्त आनंद आहे. पण कायमस्वरूपी एकत्र राहिले तर त्याहूनही जास्त आनंद होईल आणि खरी अण्णाभाऊ साठेंना ही जयंती उत्सव साजरा केल्याचं या ठिकाणी सार्थक होईल एवढंच या प्रसंगी सांगतो आणि जयंतीनिमित्त सर्वांना शुभेच्छा देतो. बीते दिनों धर्माबाद के फूले नगर में मुफ्त मोतीबिंदु शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन किया गया. तेलंगाना के LV प्रसाद, नेत्र भोसले, गोपाल पाटिल आई सेंटर मुधोल की ओर से आयोजित इस शिविर में 106 मरीजों ने मोतीबिंदु का ऑपरेशन कराया. धर्माबाद में तेलंगाना के LV प्रसाद नेत्र विज्ञान संस्था और भोसले पाटिल आई सेंटर मुधोल की ओर से विजन 2020 के अंतर्गत वर्ष 2020 तक मोतीबिंदु मुक्त करने का संकल्प लिया गया. इस शिविर में 600 से अधिक मरीजों ने अपने आंखों की जांच कराई, वही 106 मरीजों ने मोतीबिंदु का ऑपरेशन कराया. धर्माबाद के फूले नगर में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन धर्माबाद नगर परिषद के अध्यक्ष विनायक कुलकर्णी के हाथों किया गया, जहां बड़ी तादाद में मरीजों ने इसका लाभ उठाया. और यहाँ धर्माबाद में जो प्रोग्राम मुफ्त नेत्र तपासनी का शिविर जो आयोजित किया गया, इसके लिए हमें लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के धर्माबाद के जो रिपोर्टर है सुदर्शन जी वाघमारे, इनके सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया. ये प्रोग्राम ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स तेलंगाना में इससे पहले कर चुके हैं, महाराष्ट्र में पहली बार है. और ये प्रोग्राम जो है विजन 2020 के अंडर में कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि 2020 तक कोई भी नज़र बरोबर नहीं रहना और अनऑपरेटेड जो नहीं रहना, जिसका ऑपरेशन का जरूरी है और सब लोगों को ऑपरेशन करना ही है, ये उद्देश्य से कार्यक्रम कर रहे हैं हम. 31 जुलाई 1937 में धुले जिला के लड़िंग में बाबा साहब अपनी वकालत के दौरान आए थे. लड़िंग के लांडोर बंगले में बाबा साहब ने 3 दिन गुजारे. तब से ये स्थान आम्बेडकर अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा स्थान बना हुआ है और पिछले 24 सालों से 31 जुलाई को बाबा साहब को अभिवादन करने यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं. बाबा साहब दलित समाज के ही नहीं बल्कि पूरे देश के उद्धारक के तौर पर जाने जाते हैं. बाबा साहब ने जहां प्रबोधन और समाज कार्य के बीच बोए, आज वह वृक्ष का रूप धारण कर चुका है. ऐसा ही एक स्थान है लंगोड़ा, जहां बाबा साहब को लोग अभिवादन करने पहुंचे. धुए के लंगोड़ा में 1937 में बाबा साहब एक वकालत के सिलसिले में पहुंचे थे और लांडोर बंगले में 3 दिन रुके. आज उस स्थान को अभिवादन करने लोग दूर दराज से पहुंचे हैं.
धुळे शहरामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1937 साली एक वकिलीच्या व्यवसायानिमित्तानं या ठिकाणी आले असताना लडिंग अण्णांनी या ठिकाणी घेऊन आले आणि या ठिकाणी आल्यानंतर बाबासाहेब 3 दिवस या ठिकाणी थांबलेले होते. तर आज ही जी त्यांची जी स्मृती आहे किंवा त्यांची जी आठवण आहे, गेल्या 24 वर्षापासून रामदासजी आठवले साहेबांनी प्रथम या ठिकाणी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मिळून ही सुरुवात केली आणि सतत 4 ते 5 वर्ष आठवले साहेब इथे येत राहिले आणि एक प्रेरणा सगळ्यांना या ठिकाणी उपस्थिती देत राहिले आणि त्यामुळे प्रेरणा मिळून आज या ठिकाणी जे भव्य दिव्य स्वरूप दिसत आहेत या लाखोच्या संख्येने लोक येतात. तर या ठिकाणी जळगाव, भुसावळ, नंदुरबार, नगर वगैरे आणि संपूर्ण जवळजवळ याचं जी व्याप्ती आहे आता ही व्यापक वाढत चाललेली आहे. ही व्याप्ती एवढी वाढते आहे की आता ज्या ठिकाणी जसं नागपूर, मुंबई आणि औरंगाबाद या ठिकाणी जे मोठे स्मारक आहेत येवल्याला, तर या ठिकाणी सुद्धा एक मोठं स्मारक व्हावं अशी या परिसरातील तीव्र अशी भावना या सगळ्या लोकांची आहेत. आणि म्हणून आमचे नेते रामदासजी आठवले साहेब आता केंद्रामध्ये आहेत, त्यांनासुद्धा आम्ही सांगणार आहोत, त्यांच्या पुढे मांडणार आहोत की या ठिकाणी लवकरात लवकर एक पर्यटनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या माध्यमातून या ठिकाणीसुद्धा एक त्यांची स्मृतीचं एक मोठं या ठिकाणी फंड किंवा तरतूद होऊन मोठं या ठिकाणी व्हावं अशी आमची मागणी राहील. तर या सगळ्या उपस्थित लोक येतात यांनी जी काही प्रेरणा मिळते आहेत आणि या चळवळीला एक गती देण्याचं काम या ठिकाणी होत आहेत, तर ही चांगली गोष्ट आहे. आज आम्ही यांना बाबासाहेबांना त्या कार्याला विचारायला आज इथे येऊन माथा टेकून त्यांना अभिवादन करतो आणि माझ्या शांती सूर्य, प्रज्ञा सूर्य, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, विश्वरत्न बोधिसत्व परमपूज्य नेते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आदी सर्व परिवर्तनशील विचारांचे महामानव आणि महामाता यांच्या विचाराला आणि प्रतिमेला मी सर्वप्रथम होता. गाणं होतं, तुला भीमाने बनवलं वाघ, का फिरतोय लांडग्या माग. आणि आपण सगळे नाचत होतो. आता वाघ कोण आणि लांडगे कोण हे शोधण्याची वेळ आलेली आहे. पिछले 24 सालों से यह सिलसिला जारी है. इस वर्ष भी 31 जुलाई को हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई और बाबा साहब को मान वंदना दी. आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही. फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाजत. जय भीम.